नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि बहुत साधारण चीज़ की बड़ी असाधारण कहानी होती है। तो आज हम एक इसी तरह की सब्जी की बात कर रहे हैं जिसको हम सब लोग बहुत साधारण सब्जी के तौर पे देखते हैं, और वो सब्जी है भिंडी। भिंडी को अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग ओकरा कहते हैं, कुछ लोग लेडी फिंगर कहते हैं। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत दुनिया का 72% भिंडी का उत्पादन करता है, और जो विश्व में नंबर 1 है। इनके अलावा, भारत के अलावा, नाइजीरिया, सूडान, पाकिस्तान, घाना, इजिप्ट, बहरीन, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको और कैमरून में खेती की जाती है। इसी कारण से भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है, और आज की तारीख में हमारे यहाँ से लगभग 22 देशों को निर्यात किया जाता है। और इसमें जो आयातक देश हैं उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कतर, नीदरलैंड, जॉर्डन, ओमान और इटली जैसे देश प्रमुख हैं। ओकरा की खेती करने के लिए कई तरह के बीज मार्केट में उपलब्ध हैं, और कई वैरायटीज़ के भी बीज उपलब्ध हैं। अभी इसकी खेती जिन राज्यों में की जाती है हमारे यहाँ, उसमें आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत लीडिंग स्टेट हैं। इसके अलावा इसकी खेती पूरे सभी राज्यों में थोड़े थोड़े मात्रा में होती है। ज़्यादातर जो निर्यात होता है वो बेंगलोर से किया जाता है, और हवाई मार्ग से ही इसका निर्यात बड़े पैमाने पर होता है। तो हम भिंडी की अगर बात करते हैं कि इसकी खेती कितनी लाभदायक हो सकती है, तो किसान कम लागत से इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य समस्याएं अभी हैं कि हम लोग ग्रेडिंग नहीं करते हैं। बिना ग्रेडिंग के ही ये मटेरियल हम बेचने के लिए लाते हैं। सामान्यतः भिंडी को हम जूट के बोरों में भर के लाते हैं, जिसमें भिंडी आड़ी तिरछी हो जाती है, टूट जाती है। छोटी बड़ी भिंडी होने से मंडी में उसका हमें उचित मूल्य नहीं मिलता है। एक्सपोर्ट जब हमें करना होता है तो हमें उन देशों के नियमों का ध्यान रखना होता है जिन देशों में ये सामान जा रहा है, और हमें अपनी खेती के समय उन पेस्टिसाइड का और उन चीज़ों का उपयोग नहीं करना होता है जो उन देशों में प्रतिबंधित हैं। अगर हम प्रतिबंधित चीज़ों की उपयोग करके उत्पादन करते हैं तो उसकी मार्केटिंग होना संभव नहीं होता, और वहाँ से हमें अपना प्रोडक्ट रिजेक्ट होने पर वापस बुलाना पड़ता है। इसी तरह का एक किस्सा 2016 में हुआ था, जब भारत सरकार ने यूरोपियन कंट्रीज़ में भिंडी निर्यात पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि कुछ ऐसे रोग भिंडी पे पाए गए थे और ऐसे केमिकल्स पाए गए थे जिनका उन देशों में प्रतिबंध है। तो हमारे किसानों ने इससे सीखा, और अभी दोबारा से ये व्यवसाय बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ शुरू हुआ है। अभी आप देखेंगे 2020-21 में अप्रैल से नवंबर तक जो अभी है 1.75 मिलियन US$ का निर्यात हम अभी तक भिंडी में कर चुके हैं। इसकी खेती में कैपिटल लागत कम होती है, पर अगर हम इसकी खेती मल्चिंग करके करें, ड्रिप इरिगेशन लगाएं, तो इसमें थोड़ा लागत बढ़ जाती है, पर ये लंबे समय में हमें लाभ देती है। दूसरे, ये लेबर इंटेंसिव खेती है, क्योंकि इसमें हाथ से भिंडी को तोड़ के पैक करना होता है, और कई बार जब कीमत गिर जाती है तब मंडियों में इसकी तोड़ाई का खर्चा भी नहीं निकलता है, और किसान को भारी नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें कि किसान सबसे पहले ये तय करें कि उनको किस बाज़ार के लिए भिंडी का उत्पादन करना है, तो बीज का चयन उस आधार पर होना चाहिए। अगर हमें लोकल मार्केट के लिए भिंडी चाहिए, अगर हमें एक्सपोर्ट करने के लिए भिंडी चाहिए, या किसी दूसरे राज्य में भिंडी भेजना है, तो क्योंकि उसकी साइज, उसका कलर और उसके जो स्वाद हैं वो थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं। और भिंडी
लगभग सभी राज्यों में खाई जाती है और इसका उपयोग दूसरे देशों में भी बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि इसमें विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम और बहुत सारे दूसरे मिनरल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो बीज का चयन हमें बहुत केयरफुली करना चाहिए। फिर हमें समय का टाइमिंग देखना चाहिए। सामान्यतः भिंडी की खेती साल में 3 बार होती है, बरसात में भी होती है, सर्दी में भी होती है और गर्मी जायद की फसल में भी लोग भिंडी करते हैं। और चूँकि हमारे देश में इतने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं कि पूरी साल भिंडी की खेती कहीं ना कहीं होती है और मार्केट में भिंडी आती रहती है। तो जब स्थानीय बाज़ार में मांग से अधिक पूर्ति हो जाती है तो दाम बहुत तेज़ी से गिरते हैं और किसानों में फिर इसकी खेती करने का उत्साह नहीं बचता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है, अगर वो फसल आधारित एफपीओ बनाते हैं और उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक जैसा रहता है, काम करने का तरीका एक जैसा रहता है, तो उनके पास ह्यूज क्वांटिटी विद सेम क्वालिटी का मटेरियल होता है और वो अगर अपना इनपुट एक साथ खरीदते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में उसको बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथी किसानों के साथ काम कर रहे हैं वो स्थानीय बाज़ार के साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दें, दूसरे राज्यों में अगर हम ऐसे एक्सपोर्टर्स के साथ संपर्क स्थापित करें जिनके माध्यम से हम इन सब्जियों का निर्यात कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि किसान संगठन खुद ही निर्यात करें, वो ऐसे निर्यातकों को ढूंढ सकते हैं जो ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं और उनको ये सामग्री की पूर्ति करके अच्छी कीमत पे अपना उत्पाद बेच सकते हैं। ई फसल कंपनी इनपुट सप्लाई करने के साथ साथ इस तरह का भी सहयोग फार्मर्स को और फार्मर उत्पादक कंपनियों को कर रही है। तो जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी आमदनी बढ़ाएं और इस सब्जी के बिजनेस को और आगे ले जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि वो हमसे संपर्क करें और हम लोग मिलके इस काम को एक नई मुकाम तक ले जाने की कोशिश करें। दोस्तों, कदम हमें उठाना चाहिए, जानकारी हमें लेना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये एक साधारण सब्जी की असाधारण कहानी है। अभी तक हम सुनते आए हैं कि भारत नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है उत्पादन में, पर भिंडी के उत्पादन में हम नंबर 1 हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है और इस मजबूती का फ़ायदा हमें इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में उठाना आना ही चाहिए। तो आइए मिलके काम करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।